नाज़रीन, खबरनामे के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई अहम लीडरान मौजूद रहे। सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है। 18 जुलाई को चुनाव होना है। 21 जुलाई को नताइज का ऐलान होगा। वाज़ेह रहे कि मौजूदा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की मुद्दत-ए-कार 24 जुलाई को खत्म हो रही है। हस्ताक्षर किए गए और हम कह सकते हैं कि जो एनडीए की सरकार है, प्रधान वो आदिवासी महिला हैं और उनका नामांकन जो है वो दाखिल किया जा चुका है। वो बिल्कुल, और इस तरह से ये जो प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले सेट के प्रस्तावक के अपना सारे जो कागजात हैं वो उनको सौंपा गया, उसकी जांच की गई, उस पर हस्ताक्षर किए गए और ये तारीफ है। और उसको हम कह सकते हैं कि जो एनडीए की सरकार है, प्रधान वो आदिवासी महिला हैं और महाराष्ट्र के सियासी हालात। महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर मीटिंगों का दौर है। एनसीपी चीफ शरद पवार लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। संजय राउत से आज मुलाकात के बाद एक और अहम मीटिंग उनकी होना है। अजीत पवार और जयंत पाटिल के साथ शरद पवार की ये मीटिंग जारी है। तो बेहद अहम खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। एनसीपी चीफ शरद पवार लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। संजय राउत से अब से कुछ देर पहले उनकी एक बेहद अहम मुलाकात हुई थी, अहम मीटिंग हुई थी। उसके बाद संजय राउत ने आकर बाहर एक सख्त बयान भी दिया था और ये साफ कर दिया था कि उद्धव ठाकरे ही सीएम रहेंगे। और अब ये अहम खबर कि अजीत पवार और जयंत पाटिल के साथ भी शरद पवार की अहम मीटिंग जारी है। तो बेहद अहम खबर। जिस तरह से संजय राउत को हमने सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो तमाम जो अरकान हैं वो मुंबई आए, मुंबई में आकर उनसे बात करें, चाहे फ्लोर पे बात हो या फिर असेंबली में बात हो, लेकिन आमने सामने बात होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लगातार वहां पर मीटिंग्स का जो ये सिलसिला है ये जारी है और शरद पवार इन तमाम बैठकों का, इन तमाम मीटिंग्स का खुद जायजा ले रहे हैं। बेहद अहम कि संजय राउत से मुलाकात के बाद एक और अहम मीटिंग अजीत पवार और जयंत पाटिल के साथ शरद पवार की हो रही है। तो बेहद अहम महाराष्ट्र के सियासी हालात, लगातार मीटिंग्स का दौर जारी। और एक और अहम खबर, एकनाथ शिंदे का क्या होगा अगला दांव, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है क्योंकि बेहद अहम एकनाथ शिंदे मुंबई आ रहे हैं। गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंच रहे हैं। लगातार हम देख रहे थे कि संजय राउत यही कह रहे थे कि वो मुंबई आए, यहां आकर बात करें। और इस वक्त की ये अहम खबर न्यूज़ 18 उर्दू के तमाम नाज़रीन को दे दें कि मुंबई के लिए अकेले ही निकले हैं एकनाथ शिंदे। अब उनका अगला कदम क्या होगा इस पर सभी की नजर लगी हुई है। तो गुवाहाटी से निकल रहे हैं एकनाथ शिंदे मुंबई आने के लिए। नाज़रीन, आपको अब से कुछ देर पहले संजय राउत का बयान याद होगा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुवाहाटी से नहीं बल्कि मुंबई आकर एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो तमाम उनके साथी हैं वो बात करें, आमने सामने बात करें, फ्लोर पर बात करें, तब जाकर इस मसले का कुछ हल निकलता दिखाई देगा। और सबसे अहम यह है कि संजय राउत ने यह बयान जो है शरद पवार से जो उनकी एक अहम मीटिंग हुई थी उसकी मुलाकात के बाद दिया है। यहाँ पर सख्त उनका लहजा भी नजर आया जिस तरह से वो जाने जाते हैं। और अब बेहद अहम खबर कि एकनाथ शिंदे अकेले मुंबई आ रहे हैं। मुंबई आने के लिए वो अपने होटल से निकल चुके हैं, गुवाहाटी से मुंबई के लिए रवाना है। हमारे साथ मौजूद हैं असम से, गुवाहाटी से हमारे साथी निलॉय भट्टाचार्य। निलॉय, बेहद अहम खबर जो इस वक्त आ रही है गुवाहाटी से, एकनाथ शिंदे जो है वो मुंबई के लिए निकले हैं, आपसे डिटेल्स चाहेंगे।
जी जी हिना, अभी थोड़ी देर पहले अब 2 गाड़ियों में एक नाथ शिंदे निकले हैं होटल रेडिसन ब्लूज से एयरपोर्ट के तरफ। अब कहना मुश्किल है कि वो सीधे मुंबई जाएंगे या सूरत जाएंगे, क्योंकि सूरत से सारे लोग आ रहे थे। सूरत से ही जो एक नाथ शिंदे का कैंप था वहां से वो ऑपरेट कर रहा था, तो शायद से सूरत भी जा सकते हैं, नहीं तो मुंबई भी जा सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत गौरतलब है और अहम है, ये चीज है कि 37 का जो आंकड़ा था, वो 37 का आंकड़ा पहुंचने के बाद ही हलचल शुरू हो गया था एक नाथ शिंदे के कैंप में। और एक नाथ शिंदे के कैंप से ये उसके बाद एक नाथ शिंदे के कैंप में जो सरगर्मी था कि एक डिप्टी स्पीकर को लिखाया गया था, उसके बाद अपना जो शक्ति प्रदर्शन है उसका भी बात है, और पूरा रात और आज सुबह भी मीटिंग, काफी सारे मीटिंग हुई वहां पर। और उसके बाद एक नाथ शिंदे अब निकल गया है, तो एक नाथ शिंदे कहाँ जाते हैं वो एक बहुत ही अहम चीज है। और उसके बाद जो पावर की बात है कि अब कौन क्या क्लेम करे, एक नाथ शिंदे के कैंप से क्या दावा किया जाएगा, उनकी क्या शर्त होंगे और किन के साथ वो मिलेंगे, वो देखने वाली बात है। लेकिन वो अब फिलहाल गुवाहाटी से वो अकेला अब वहाँ होटल रेडिसन ब्लू से निकल गए हैं एयरपोर्ट की तरफ। अब मुंबई जाएंगे या सूरत जाएंगे वो देखने वाली बात। बहुत ही अहम बात आपने ये बताई है कि अकेले निकले हैं एक नाथ शिंदे, और बाकी जो उनके साथ तमाम तर जो लोग थे वो अभी वहीं पर मौजूद हैं। इनके ताल्लुक से क्या कुछ खबर है कि किस तरह से वहां पर सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ खास एहतियात बरती जा रही है, या जब एक नाथ शिंदे वहां पर निकले हैं उनके साथ क्या कुछ कोई खास चेहरा वहां पर नजर आया बीजेपी की तरफ से? नहीं, देखिए, एक नाथ शिंदे अभी निकले हैं, तो कहना मुश्किल है कि अंदर में क्या बातें हो रही है, क्या बात हुआ था। लेकिन हाँ, काफी सारे दो चिट्ठियां लिखा गया था, 2 चिट्ठी मुंबई के लिए लिखा गया था। उसके बाद ये जो डेवलपमेंट है, और अभी थोड़ी देर और समय लगेगा इस क्लियर होने के लिए कि एक नाथ शिंदे कहाँ जा रहे हैं और अंदर में क्या डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद एक नाथ शिंदे किस मंसूबे से और कहाँ रुख किए हैं गुवाहाटी से। निलॉय, आपसे हम फौरी तौर पर यह भी जानना चाहेंगे, इस अहम खबर पर तो हमारी नजर बनी हुई है, जिस तरह से इसी पर हम बात कर रहे हैं कि मुंबई से पहले गुजरात के सूरत तक का सफर और फिर वहां से गुवाहाटी तक का सफर, और ये सफर बिना किसी मकसद के, बिना किसी नतीजे के नहीं हो सकता है। इतना लंबा सफर, बहुत मायने इसके निकाले जा रहे हैं। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ थे हमारे नुमाइंदे गुवाहाटी से, हमारे साथी निलॉय भट्टाचार्य, जो कि बता रहे हैं कि एक नाथ शिंदे गुवाहाटी से मुंबई के लिए निकले हैं। लेकिन निलॉय ने यह भी वाज़ेह किया है कि अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या वो सीधे मुंबई जाएंगे या फिर सूरत से होते हुए वो मुंबई जाएंगे। बहरहाल ये कंफर्म है कि एक नाथ शिंदे जो हैं वो गुवाहाटी से निकले हैं, होटल रेडिसन से वो निकले हैं, वो अकेले ही वहां पर निकले हैं, ये ज़रूर उन्होंने क्लियर किया है। और ये भी कहा है कि बाकी जो लोग हैं वो अभी वहां पर ही मौजूद हैं, होटल रेडिसन गुवाहाटी में ही मौजूद हैं, लेकिन एक नाथ शिंदे जो हैं वो अकेले ही निकले हैं। हाँ, अब वो कहाँ जाएंगे, किस तरह से उनका अगला जो कदम है वो क्या होगा, किस तरह की उनकी हिकमत अमली रहेगी, इस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। तो जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, कल कमोबेश यही वक्त था जब एक ओपन लेटर भी सामने आया था, एक खुला खत लिखा गया था और उद्धव ठाकरे के नाम ये ओपन लेटर था। वहाँ पर गुवाहाटी में जो तमाम मौजूद हैं उनके साथ अरकान असेंबली, उन्होंने ये एक अपने सिग्नेचर के साथ ये लेटर भेजा था और इस लेटर में साफ तौर पर कई शिकायतें, कई बातों का तस्करा किया गया था कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपने शिवसेना के लोगों की ही बात नहीं सुनते हैं। उनके लिए जो वर्षा वहाँ के जो दरवाजे हैं वहाँ बंद थे। कांग्रेस और एनसीपी के लोगों से वो लगातार मिलते थे, लेकिन शिवसेना के लोगों से नहीं मिलते थे। बहुत सारे शिकायत जो है उस ओपन लेटर में थी, जिसका कल भी हमने तस्करा किया था। और अब इस वक्त की ये बेहद अहम खबर कि एक नाथ शिंदे मुंबई आ रहे हैं, सबसे अहम कि वो अकेले ही मुंबई का उन्होंने रुख किया है। हालांकि ये भी हम यहाँ पर कह दें, ये भी आपको वाज़ेह करते चलें, जिस तरह से हमारे साथी निलॉय भट्टाचार्य ने बताया है कि अभी वो
कहां जाएंगे इस पर कुछ भी कहना कबलज वक्त होगा, क्योंकि गुवाहाटी आने के लिए भी पहले उन्होंने सूरत का रुख किया था मुंबई से, और सूरत के बाद वो गुवाहाटी पहुंचे थे। अब अगला कदम उनका क्या होगा, पल पल के हालात पर लगातार हमारी नज़र जो है वो बनी हुई है। सबके बीच मुंबई की भी आपको खबर दे दें, जहां पर मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। शरद पवार तमाम मामलों पर खुद नज़र रखे हुए हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। संजय राउत से भी अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक खास मीटिंग की थी, और उसके बाद जब संजय राउत बाहर आए थे मीडिया से, जब वो मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब ये लड़ाई जो है मुंबई आकर अगर एकनाथ शिंदे लड़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बातचीत होगी या फिर फ्लोर टेस्ट होना है, ये आगे की क्या कुछ हिकमत अमली होती है। पहले एकनाथ शिंदे जो हैं यहाँ मुंबई आए, यहाँ पर आकर अपनी बात रखें, उसके बाद ही आगे की कुछ कार्रवाई की जाती है। अजीत पवार और जयंत पाटिल के साथ भी शरद पवार की अहम मीटिंग जारी है। तो लगातार जो बात करने की बात की जा रही थी वो यहाँ पर अब होती नजर आ रही है। जिस तरह से वसीम अंसारी हमारे साथ लगातार सुबह से मौजूद थे, और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि आज का जो दिन है काफी अहम माना जा रहा है। सीधे चलिए हम रुख करेंगे वसीम अंसारी का। वसीम, जिस तरह से आपने अब से कुछ देर पहले कहा था कि आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत के लिए, अपडेट चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से आज दिन भर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, इसी बीच में अब बीजेपी भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आने लगी है। बीजेपी की तरफ से जो विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता है प्रवीण दरेकर ने, उन्होंने पत्र लिखा है, 2 पत्र लिखे हैं। एक पत्र में सबसे पहले राज्यपाल से उन्होंने अनुरोध किया है कि जो सियासी हलचल महाराष्ट्र में चल रही है, जिसकी वजह से कई डिसीजन रुके हुए हैं, उस पर किसी न किसी तरीके से आप इन्वॉल्व होइए, हस्तक्षेप करिए और इस बारे में जानकारी दीजिए कि किस तरह से आगे कार्यक्रम करना है, क्योंकि एक स्थिर सरकार नहीं लग रही है। तो वहीं पे महाविकास आघाड़ी के कामकाज को लेकर भी सवाल या निशान उठाया है कि महज 2 दिनों में 160 से ज्यादा जीआर निकाल दिया गया है। क्या सरकार चाहती कि इतने दिनों से जो काफी पुराने वर्क है वो अब तक पूरे नहीं कर पाए, महज 2 दिनों में इतने सारे कामकाज कैसे हो रहे हैं? इस तरह के सवाल अब बीजेपी की तरफ से उठाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जिस तरह से अब शिवसेना और शरद पवार की बैठक हो रही है, अब ये कहा जा रहा है कि शरद पवार सरकार बचाने के लिए अब आगे बढ़ चुके हैं, अपनी कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। सियासी हलकों में इस बात को लेकर अब बातचीत शुरू हो गई है कि ये काफी आसान नहीं होगा, खास करके बीजेपी के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए कि वो सरकार बनाए। उनसे पहले उन्हें फ्लोर टेस्ट पे जाना पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट पे अगर जाते हैं तो हो सकता है कई तरह के जो कैलकुलेशंस है वो महाविकास आघाड़ी की सरकार तरफ से बिगाड़ा जा सकता है। तो अभी सभी नेताओं की कोशिश यही है कि किसी भी हाल में फ्लोर टेस्ट तक जाया जाए। जो विधायक हैं उनके लेकर काफी नाराजगी है पार्टी में, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार जो कानूनी लड़ाई है उसकी भी शुरुआत हो गई है। जो लीगल सेल है वो लगातार अपने कामों में बिजी हो चुका है। वहीं पर दूसरी तरफ पार्टी को मजबूत करने के लिए शिवसेना की तरफ से बैठकों का सिलसिला शुरू है। खास करके मुंबई महानगर पालिका को लेकर भी उनकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि ये महानगर पालिका को लेकर भी कई बार बीजेपी सवाल उठाती रही है। तो शाम 5:30 बजे जो भी शिवसेना के नगर सेवक थे उन सभी नगर सेवकों की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बहुत ही अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, किस तरह से महानगर पालिका है उसे बचाना है, क्योंकि थाना या भिवंडी ये सारे जो इलाके हैं वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के काफी क्लोज माने जाते हैं। वहाँ की महानगर पालिका पर इसका असर साफ तौर पे दिखाई देने पड़ सकता है। तो ऐसे में मुंबई महानगर पालिका में किसी तरह की कोई खराबी ना हो, उसका भी ख्याल रखते हुए बैठक ली गई है। शाम 7:30 बजे भी एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में सारे सांसद मौजूद होंगे। पार्टी को किस तरह से मजबूती देना है उसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ पार्टी। वसीम आपने बहुत ही अहम बात कही है कि पार्टी को मजबूती किस तरह से देना है। शिवसेना इसकी पूरी तैयारी करती नजर आ रही, और हमने देखा था कि संजय राउत ने साफ कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उद्धव ठाकरे ही सीएम रहेंगे। बहुत ही मजबूत लहजा उनका रहा है शरद पवार से मीटिंग के बाद।
हाँ, ये एकदम प्रेशर टैक्टिक सब शुरू हो चुकी है। विधायकों को ये बताने की कोशिश की जा रही है शिवसेना के, जो यहाँ से छोड़कर पार्टी अब असम में बैठे हुए हैं, उन पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप नहीं भी हो साथ में तो हमारे पास इतने नंबर्स हैं, हम फ्लोर टेस्ट में महाविकास सरकार को आगे ले जा सकते हैं और ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। जिस तरह से नंबर्स का खेल कहा जा रहा है, ये काफी मायने रखता है। जिस तरह से जो आंकड़े अब तक जुटाए हैं एकनाथ शिंदे ने, उसके आधार पर अगर ये सारे विधायक उनके साथ जाते हैं तो महाविकास आघाड़ी सरकार को तकलीफ हो सकती है। लेकिन अगर ये नंबर 37 जो एक आंकड़ा चाहिए, अगर वो आंकड़ा टॉस नहीं करते हैं तो दल बदलू कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई हो सकती है और एकनाथ शिंदे के विधायकों पर भी कार्रवाई हो सकती है और उनके पर भी उनकी मान्यता रद्द हो सकती है सांसदीय विधायकी के। इस पर भी कहीं ना कहीं उन्हें भी गौर करना होगा। यही वजह है कि शिंदे ग्रुप की तरफ से हर कदम को फूक के रखा जा रहा है। जो विधायकों की सिग्नेचर ली जा रही है उसके साथ एफिडेविट भी लिया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ये सारे चीजें जमा करने के बावजूद भी मुंबई में विधान भवन में फ्लोर टेस्टिंग की नौबत आती है तो वहां पे उन्हें आंकड़े साबित करना है कि ये सरकार अल्पमत में है, हमारे जो विधायक इनके साथ नहीं है, शिवसेना के सारे विधायकों ने किसी और पार्टी को समर्थन दिया है। ये सारी चीजें फ्लोर टेस्टिंग तक जाती है और फ्लोर टेस्टिंग तक लाने की कोशिश महाविकास आघाड़ी सरकार की है क्योंकि उनका भी मानना है कि एक बार फ्लोर टेस्टिंग तक आते हैं तो कहीं ना कहीं कई तरह की जो तस्वीरें हैं उसको बदला जा सकता है। जब तक विधायक मुंबई या महाराष्ट्र में नहीं आते हैं तब तक ये नंबर्स वो भी नहीं जुटा पाएंगे महाविकास। वसीम, इस सब के बीच में ये जो खबर आ रही है, हालांकि इस पर पूरी तरह से हमारी नजर भी बनी हुई है कि एकनाथ शिंदे जो है वो निकल चुके हैं, गुवाहाटी का जो होटल रेडिसन था वहां से वो निकल चुके हैं और ये भी अब इंतजार किया जा रहा है कि क्या वो सीधे मुंबई आते हैं या फिर वो सूरत से होते हुए आते हैं। अगला उनका क्या कदम होगा, क्या वो डिप्टी स्पीकर से मुलाकात करेंगे? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनके पास तमाम तर जो तादाद है, नंबर है, वो उनके पास मौजूद है और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है, जो दल बदल वाली बात हो रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं उसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उनका अकेले इस तरह से निकलना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एक एक कदम बहुत ही फूक कर रखा जा रहा है। जी जरूर, जिस तरह से आज बैठक हुई, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि खास करके एकजुट होकर विधायकों को किस तरह से मुंबई लेके जाना है, जिस दिन फ्लोर टेस्टिंग होगी इस पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है। किस तरह कानूनी लड़ाई का जवाब देना है, जिस तरह से विधानसभा के उपाध्यक्ष ने जो नोटिस जारी करी है उसे लेकर भी किस तरह से अपना पक्ष रखना है। और सबसे अहम बात जिस तरह से बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अब वो अपने होटल से निकले, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो दोबारा होटल में गए और इस वक्त वो होटल में ही है। इस तरह की जो चीजें सामने आ रही है, लेकिन वो किसी भी वक्त मुंबई के लिए जरूर रवाना हो सकते हैं क्योंकि जो कानूनी कार्रवाई है, जो लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं राज्यपाल तक पहुंचना जरूरी है, विधान भवन तक पहुंचना जरूरी है। इसका ख्याल रखते हुए बाकायदा किसी भी वक्त वो गुवाहाटी से मुंबई आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तक जो सूत्र बता रहे हैं अगर वो मुंबई आते भी हैं तो वो मीडिया की नजरों से बाकी दूसरी जो एक्टिविटीज है उससे बचते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी उनके इर्द गिर्द नजर आए। जो कानूनी लड़ाई है उसके प्रोसेस करने के लिए वसीम एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे, आपने बहुत ही अहम बात यहाँ हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है। एक जानिब तो ये खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे जो है वो निकल चुके हैं, होटल रेडिसन से मुंबई के लिए निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये अपडेट दे रहे हैं कि वो होटल में वापस गए हैं। इस पर एक बार फिर से तफसीलात चाहेंगे बहुत जल्दी। जैसे जिस तरह से देखा गया है कि एकनाथ शिंदे को लेकर खबरें है कि वो होटल से बाहर निकले हैं, लेकिन अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो होटल में मौजूद हैं। बहुत सारी जो तकनीकी जो चीजें हैं उस पर वो चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। उन सारी चीजों को लेकर वो मुंबई की तरफ रवाना होगी। सबसे खास बात ये देखनी होगी कि वो डायरेक्ट मुंबई आते हैं या फिर गुजरात के रास्ते जाते हैं। गुजरात में वो किस तरह से अगली जो रणनीति है वो तय करते हैं। गुजरात के रास्ते से मुंबई पहुंचेंगे, मुंबई के डायरेक्ट आते हैं। ये बहुत सारी पहलू है, टेक्निकल चीजों पे भी डिस्कशन एकनाथ शिंदे का शुरू है। इन सब बातों को लेकर वो अगली जो रणनीति है वो तय करेंगे। जी बिल्कुल। और वसीम, लगातार आपसे हम अपडेट ले रहे हैं, बेहद अहम मामले पर नजर बनी हुई है। जिस तरह से आपने कहा कि आज का दिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए काफी अहम माना जा रहा है, जिस तरह से तमाम मीटिंग्स हो रही है उस पर भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर
तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी वसीम अंसारी मुंबई से, जिनका साफ तौर पर कहना था, हालांकि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे जो हैं वो निकले थे होटल से, जो गुवाहाटी जिस होटल में, होटल रेडिसन में वो वहाँ पर हैं, वहाँ से निकले थे। लेकिन वसीम जिस तरह से अभी बता रहे थे कि अभी इस पर कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा, हालांकि नज़र जो है वो बनी हुई है। आज शाम तक पिक्चर जो है, तस्वीर वो बहुत कुछ साफ हो जाएगी। और आपको बताएं कि एनसीपी चीफ शरद पवार से मीटिंग के बाद शिवसेना लीडर संजय राउत का बयान सामने आया। संजय राउत ने एक मरतबा फिर बाकी अरकान असेंबली को वार्निंग दी। संजय राउत ने अपने खास लहजे में कहा कि अब फैसला असेंबली में होगा, हम हार नहीं मानेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि असेंबली से लेकर सड़क तक शिवसेना अपनी लड़ाई जारी रखेगी। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ही वज़ीर आला होंगे। गृह मंत्री जी राष्ट्रवादी के प्रमुख नेता है, अनुभवी नेता है। गृह मंत्री जी कभी विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। वो कानून नियम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमसे भी अच्छे तरीके से जानते हैं। उनमें और अनिल देसाई जी में पूरी बातचीत लीगल बैटल के बारे में हो रही थी, और मुझे लगता है जो हमको करना है वो हमने कर लिया है। पवार साहब और मुख्यमंत्री जी का निरंतर डायलॉग चल रहा है। हम सब एक दूसरे के संपर्क में हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो, एनसीपी के बड़े नेता हो, शिवसेना के नेता हो, हम सब एक साथ सारे रास्ते मुंबई पुलिस ने शिवसेना भवन और वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की निजी रिहाइशगाह मातोश्री की सिक्योरिटी पुख्ता कर दी है, बढ़ा दी है। शिवसेना में शोरिश की वजह से महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के दरमियान सिटी पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने मातोश्री में वज़ीर आला ठाकरे से अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। और शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे ने बगावत की। एमएलए के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी पहुंचे, तहम इंतजामिया को इसकी भनक भी नहीं लगी। अब महाराष्ट्र हुकूमत एकनाथ शिंदे के साथ साथ बगावत करने वाले तकरीबन 40 अरकान असेंबली के पीएसओ के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। उनमें पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स, कमांडोज और कांस्टेबल्स शामिल हैं। वाज़ेह है कि शरद पवार ने इस बात पर सख्त नाराजगी का इजहार किया था कि पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। इन तमाम ओहदेदारों पर इल्जाम है कि जब बागी अरकान असेंबली महाराष्ट्र छोड़ रहे थे तो इन ओहदेदारों ने इंतजामिया और महकमा इंटेलिजेंस को इसकी इत्तला नहीं दी। ज़राए के मुताबिक रियासत के तमाम जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो मुतल्लिका अजला में एमएलएस के अफसरान को वजह बताओ नोटिस जारी करें। दूसरी जानिब कांग्रेस को उम्मीद है कि महाराष्ट्र में जब भी फ्लोर टेस्ट होगा महाविकास आघाड़ी की हुकूमत ही बनेगी। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन नासिर हुसैन से हमारे नुमाइंदे ने इस सिलसिले में खास बातचीत की। सर, महाराष्ट्र में एक के बाद एक जो विधायक शिवसेना के वो गुवाहाटी पहुंच रहे, एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। जो बहाना दिया गया है या जो रीजन बताया गया वो कहा जा रहा है कि हिंदुत्व के मसले पर वो अलग हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ने की बात की। देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है। अब इसमें वो क्या अंदर उनके हुआ, क्या वो बाहर बोला जा रहा है, किस तरीके का मोबिलाइजेशन वो अंदर से कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या दबाव है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि उसमें कुछ लोगों के ऊपर ईडी का बहुत ज़बरदस्त दबाव है। कांग्रेस पार्टी ये स्टैंड ली है कि हम पूरी तरीके से हम उद्धव ठाकरे जी के साथ हम खड़े रहेंगे। अब वो जब फ्लोर टेस्ट होगा, जब वो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब मूव करेंगे, फ्लोर टेस्ट होगा, अब उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमको लग रहा है कि ये सरकार इंटैक्ट रहेगी, ये सरकार बचेगी। अब वहाँ पे कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसके थ्रू क्या बात करवा रहा है, ये सब बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो मैं आपके माध्यम से लोगों को नहीं बताना चाहूँगा फिलहाल। तो महाराष्ट्र की सियासत पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इस वक्त यूपी से आपको एक बड़ी खबर दे दें। जुमे की नमाज के ताल्लुक से ये बड़ी खबर है। यूपी में जुमे की नमाज के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ और अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अलर्ट जारी है। अहम मसाजिद के नज़दीक पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। लखनऊ, कानपुर, इटावा, मेरठ, बिजनौर में ड्रोन से नजर रखी जा रही है।
तो बेहद अहम खबर यूपी से जुमे की नमाज के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ और अयोध्या समेत यूपी के कई शहरों में ये अलर्ट जारी है। अहम मसाजिद के नज़दीक पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। लखनऊ, कानपुर, इटावा, मेरठ, बिजनौर, इसके अलावा तमाम अहम शहरों में सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए बाकायदा नज़र रखी जा रही है। तो बेहद अहम खबर जुमे की नमाज के पेश नज़र यूपी में सख्त अलर्ट, अहम मसाजिद के नज़दीक पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। सुबह से ही यहाँ पर तमाम तर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उससे मुतालिक हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जो अहम मसाजिद हैं वहाँ इजाफी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। न सिर्फ सीसीटीवी बल्कि ड्रोन के ज़रिए भी यहाँ पर नज़र रखी जा रही है और वीडियोग्राफी भी यहाँ पर की जा रही है। मस्जिद में आने से पहले और उसके बाद जो तमाम तर वहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर सख्त बंदोबस्त किए गए हैं, तो उसी से मुतालिक ये अहम खबर। कानपुर में भी नमाज जुमे की पुरअमन अदायगी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन के जरिए यहाँ भी पल पल की निगरानी की जा रही है, रिकॉर्डिंग की जा रही है। हमारी तैयारी पूरी है। पूर्व की भांति जो हमारे मुख्य पॉइंट है उस जगह पर फोर्स लगा हुआ है, हमारे अधिकारी भ्रमणशील रहेंगे। बाकी स्थिति सामान्य है, संवाद स्थापित हो गया, सभी लोगों से वार्ता हो गई है, मोहल्ला कमेटीज की मीटिंग हुई है, जो धर्मगुरु हैं उनसे बात हो गई है। स्थिति सामान्य है, पर एहतियात के तौर पर हम लोगों ने फोर्स लगाया हुआ है। कानपुर में 3 जून को शुक्रवार के दिन हिंसा के बाद पिछले 2 शुक्रवार शुक्र से गुजर गए। आज भी शुक्रवार है, जिसको देखते हुए पुलिस ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, तो वहीं वीडियोग्राफर लगा के रिकॉर्डिंग कराई जा रही है ताकि चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा सके और अमन और चैन के साथ आज की नमाज अदा की जा सके। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।